हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी हिस्ट्री की क्लास का सेकंड पार्ट। सो दिस वीडियो इज़ योर सेकंड पार्ट। और पार्ट स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। एंड आज है छोटी दिवाली, सो हमारी कमिटमेंट तो जारी रहेगी। हम आपको रेगुलरली वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स एक साथ हैं, हैप्पी दिवाली, दिवाली वगैरह है, भाई दूज है, फिर छठ पूजा वगैरह। तो प्लीज़ अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, क्योंकि दिवाली हर साल आएगी, लेकिन अगर पेपर आपका इस साल ख़राब हो गया तो फिर वही एक साल का आपको जो है दोबारा यही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इस ज्ञान के साथ हम अपनी वीडियो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो पहले फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है इसका, तो प्लीज़ पहले पहला पार्ट देख कर आओ जो चैनल पर पहले से अपलोडेड है। और उसके बाद आपको ये वाला पार्ट देखना है, ठीक है। सो पिछले पार्ट में हमने 41 क्वेश्चंस तक अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं हमारे 42 क्वेश्चन से ये वीडियो स्टार्ट, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 42 क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स। गांधार कला की शैली के विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं एक बार। की फीचर्स ऑफ गांधार आर्ट, सबसे पहला फीचर था ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस, यानी कि ग्रीको रोमन प्रभाव सबसे पहला इसका विशेषता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इज द अडॉप्शन ऑफ हेलेनिस्टिक artistic elements including facial features, body proportions and clothing resembling Greek and Roman sculptures, यानी कि सबसे प्रमुख विशेषता हेलेनिस्टिक कलात्मक तत्वों को अपनाना है, जिसमें चेहरे की विशेषताएं शरीर के अनुपात और ग्रीक और रोमन मूर्तियों से मिलते जुलते कपड़े शामिल हैं। आपको पता होगा जो गांधार आर्ट है उसमें हमें ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस के बारे में भी देखने को मिलता है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको मैप भी समझाने वाली हूँ जो कि आपको एंड में मिलेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो पेपर में मैप पूछे जाते हैं वो भी, और जो आपके इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट मैप है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार पूछे जाते हैं, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरलिस्टिक डेपिक्शन, यानी कि प्राकृतिक चित्रण। जब हम गांधार आर्ट को देखते हैं तो वहाँ पर हमें गांधार आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने ज़्यादातर फोकस किया है रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कैप्चरिंग डिटेल्स लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, मसल डेफिनेशन एंड ड्रेपरी विद ग्रेट प्रिसिशन। गांधार कलाकारों ने मानव शरीर के यथार्थवादी चित्रण पर ध्यान केंद्रित किया तथा चेहरे के भाव, मांसपेशियों की बनावट और वस्त्रों जैसे विवरणों को बड़ी सटीकता के साथ चित्रित किया। गांधार आर्ट के जो आर्टिस्ट थे ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे कि ह्यूमन बॉडी अगर हम बना रहे हैं तो उसका पोर्ट्रेयल बिल्कुल ऐसा लगे कि असली है, ठीक है। उनके फेस के एक्सप्रेशन दिखाई देने चाहिए, उनके मसल के डेफिनेशन होता है ना कि मसल्स कई बार ढंग से नहीं बन पाती हैं, वो चीज़ें भी उन्होंने उस आर्ट में बहुत अच्छे से दिखाया है। नेक्स्ट है इसमें बुद्धिस्ट थीम्स। ज़्यादातर मतलब जो आपको आर्ट फॉर्म मिलती है ना, ठीक है, पेंटिंग्स वगैरह, उसमें ज़्यादातर आपका बुद्ध भगवान के बारे में जिक्र किया गया है। बौद्ध विषय हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। Despite the Greco-Roman influence, the subject matter primarily revolves around Buddhist narratives and figures, including scenes from the life of Buddha। यानी ग्रीको रोमन प्रभाव के बावजूद विषय वस्तु मुख्यतः बौद्ध आख्यानों और पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें कि हमें बुद्ध के जीवन के दृश्य भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। मटेरियल यूसेज, अगर हम मटेरियल जैसे कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करके, कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करके ये गांधार आर्ट बनाई गई थी, तो स्कल्पचर्स वर ऑफन मेड फ्रॉम मटेरियल्स लाइक स्टको, ग्रे शिस्ट स्टोन एंड ग्रीन फाइलाइट, अलाउइंग फॉर इंट्रिकेट डिटेलिंग, यानी कि इसमें हमें श्रेष्ठ पत्थर, हरे
फाइलाइट जो होते हैं उसकी सामग्रियों से और प्लास्टर जैसी सामग्रियों से ये आर्ट फॉर्म बनाई जाती थी, ये मूर्तियाँ जो भी हैं, ठीक है, जिससे कि बहुत सुंदर और जटिल विवरण तैयार हो सके। नेक्स्ट और लास्ट है आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स। गांधार आर्ट समटाइम्स इनकॉर्पोरेटेड architectural elements like columns and pediments reflecting Greco-Roman architectural styles। गांधार कला में कभी कभी स्तंभों और पेडिमेंट्स जैसे वास्तुशिल्प तत्वों को शामिल किया जाता था, जो कि हमें ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली का भी दर्शन करवाते हैं, मतलब दर्शाते थे इस चीज को। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन 3 नंबर का था। आप अगर इनमें से कोई भी 3 पॉइंट लिख देते तो वो भी चल जाएगा। मैं आपको एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स इसलिए करवा रही हूँ, कभी अगर ये पेपर में 5 नंबर में आ जाए क्वेश्चन तो आप आराम से कर पाओ, ठीक है। वहाँ फिर आपको ऐसा ना लगे कि अरे हमने तो सिर्फ 3 ही पॉइंट पढ़े हैं, अब हम क्या करें। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स डिड बलबन टेक टू एम्फसाइज दैट द सुल्तान हैड एब्सोल्यूट पावर्स एंड डिस्क्राइब। इसको डिस्क्राइब करना है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, सत्ता के वर्चस्व को सुल्तान के पास कायम रखने के लिए बलबन ने किन उपायों को अपनाया, वर्णन कीजिए। मतलब जो सत्ता है वो सुल्तान के पास रहे, इसके लिए बलबन ने क्या क्या आप कह सकते हैं मेजर्स या क्या क्या उन्होंने कदम उठाए। गियासुद्दीन बलबन, बलबन का पूरा नाम, द 9th सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के 9वें सुल्तान थे, took several measures to emphasize the sultan's absolute power। सो उन्होंने कुछ कदम उठाए जो कि सुल्तान की पूर्ण शक्ति पर जोर देने के लिए उठाए गए थे। सबसे पहला था सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि केंद्रीकृत प्रशासन। बलबन क्रिएटेड न्यू ऑफिसेस सच एज द दीवाने रियासत एंड दीवाने इंशा टू सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। ही ऑल्सो स्टेबलाइज्ड अ स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क टू मॉनिटर नोबल्स एंड ऑफिशियल्स। यानी कि बलबन ने क्या किया, उसने प्रशासन को केंद्रीकृत, यानी कि जो प्रशासन है वो केंद्र में ही रहे, ठीक है, मतलब सारी पावर केंद्र में ही रहे। तो इसीलिए उसने क्या किया, दीवाने रियासत और दीवाने इंशा जैसे नए कार्यालय बनाए, मतलब नए नए उन्होंने ऑफिसेस बनाए जिनका नाम उसने रखा, एक तो दीवाने रियासत और एक था दीवाने इंशा। उसने क्या किया, कुलीनों और अधिकारियों पर नजर रखने के लिए एक मजबूत खुफिया नेटवर्क भी स्थापित किया। मतलब उसने ये भी किया कि जो भी इन ऑफिसेस में ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं या जो भी निचले दर्जे के व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक खुफिया नेटवर्क जो है नज़र भी रखे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कोई गलत तरीके से कोई उसके खिलाफ किसी तरीके का प्लान तो नहीं बना रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग आर्मी, उसने सशक्त सेना अपनी इकट्ठी की। बलबन ऑर्गेनाइज्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी दैट वाज पेड फॉर डायरेक्टली बाय द सुल्तान। ही आल्सो रीऑर्गेनाइज्ड द मिलिट्री टू काउंटर द मंगोल थ्रेट। यानी कि बलबन ने एक मजबूत केंद्रीकृत सेना का गठन किया जिसका भुगतान सीधे सुल्तान द्वारा किया जाता था। मतलब उस सेना का भुगतान यानी कि वही सैलरी वगैरह पे करना, ठीक है, वो सब सीधा सुल्तान के हाथ में था और बाकी कोई बीच में नहीं आता था। ऐसा इसीलिए किया जाता था कि कहीं पे अगर किसी जैसे मंगोल खतरे का कोई भी अगर वो हो, कोई भी अगर खतरा हो या आगे से कोई युद्ध वगैरह होना चाह रहा है तो सीधा डायरेक्टली सुल्तान से बात हो उस बारे में, ठीक है। इसलिए उसने सेना का पुनर्गठन भी किया। नेक्स्ट है पुलिस फोर्स, यानी कि उसने पुलिस बल भी क्रिएट किया एक सेपरेट, ठीक है। बलबन क्रिएटेड अ सेपरेट पुलिस फोर्स कॉल्ड कोतवाली। उसने एक सेपरेट पुलिस दल आप कह सकते हैं, उसका नाम उसने क्या रखा, कोतवाली नाम का एक अलग पुलिस बल बनाया, विच वॉज लेड बाय अ चीफ ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सुल्तान। और इसका नेतृत्व कौन करता था, सुल्तान के द्वारा एक नियुक्त मुख्य अधिकारी करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें लास्ट पॉइंट है ये आपका, रिचुअल्स ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान के अनुष्ठान। बलबन इंट्रोड्यूस द रिचुअल्स ऑफ सिजा एंड पाइबोस टू रिमाइंड ऑफिशियल्स ऑफ देयर प्लेस इन द हायरार्की एंड एम्फसाइज द सुल्तान्स अथॉरिटी। यानी कि बलबन ने क्या किया, अधिकारियों को पदानुक्रम में उनके स्थान की याद दिलाने और सुल्तान के अधिकार पर जोर देने के लिए सिजा और पैबोस की रस्में शुरू कर दी। मतलब उसने कुछ इस तरीके की रस्म शुरू करी जिसमें कि
तुम चाहे कितने भी बड़े दर्जे के ऑफिसर हो, तुम्हें सुल्तान के आगे अपना सर झुकाना ही होगा, ठीक है, जिससे कि सुल्तान की पावर मेंटेन रहे। ड्यूरिंग सिजदा ऑफिशियल्स हैड टू बो डाउन एंड टच द सुल्तान फीट। उसमें क्या होता था, सिजदा के दौरान अधिकारियों को झुककर सुल्तान के पैर छूने पड़ते थे। पैबोज वॉज एन इवन मोर एक्सट्रीम फॉर्म वेयर ऑफिशियल्स हैड टू लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द सुल्तान। और पैबोज जो था ना, वो भी मतलब एक तो सिजदा तो फिर भी ठीक है, पैबोस में उसने क्या किया कि जितने भी अधिकारी होते थे उनको सुल्तान के सामने जमीन पर लेटना पड़ता था। मतलब ये दिखाने के लिए किया गया, भाई तुम कितने भी बड़े अधिकारी हो लेकिन तुम्हें सुल्तान के सामने सर झुकाना ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 44th क्वेश्चन। इसमें आपकी चॉइस भी मिलती है आपको, ठीक है। इसमें फर्स्ट उसमें पूछा गया है, डिस्क्राइब एनी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी साइन बिटवीन द मुगल्स एंड बीजापुर इन 1636। 1636 में मुगलों और बीजापुर के बीच में एक संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी। तो उसके किन्हीं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का आपको वर्णन करना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। सो द आंसर इज, तो की पॉइंट्स क्या थे इस ट्रीटी के? सबसे पहला था मुगल सुजर्निटी, यानी कि मुगल आधिपत्य स्थापित करना। द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट वाज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ मुगल अथॉरिटी बाय द बीजापुर सुल्तान, इसेंशियली प्लेसिंग बीजापुर अंडर मुगल रूल। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बीजापुर सुल्तान ने मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया है। इस ट्रीटी में, संधि में इन्होंने बोला था कि बीजापुर के जो सुल्तान है ना, बीजापुर के सुल्तान को ये एक तरह से, आजकल देखो जो समझौते वगैरह होते हैं तो उस पर साइन वगैरह कर लिए जाते हैं, तो पहले के राजाओं की जबानी बहुत हुआ करती थी, तो इसलिए उसने मतलब मुगलों ने ये किया कि बीजापुर के जो सुल्तान है वो मुगलों के अधीन होने के लिए तैयार हैं और उन्होंने मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया है, जिससे बीजापुर मूलतः मुगल शासन के अधीन हो गए थे। नेक्स्ट है ट्रिब्यूट पेमेंट, यानी बीजापुर was obligated to pay a fixed tribute amount to the Mughal emperor on a regular basis। श्रद्धांजलि भुगतान, बीजापुर को नियमित आधार पर मुगल सम्राट को एक निश्चित कर राशि का भुगतान करना अनिवार्य था। तो मुगलों ने क्या किया, मुगल्स ने बोला कि तुम्हें हमें बीजापुर के सुल्तान को बोला कि तुम्हें हमें कोई मतलब एक निश्चित राशि उन्होंने कर दी थी कि देखो ये अमाउंट है, ये अमाउंट तुम्हें हर हर एक उस पे एक निश्चित समय पे हमें पे करनी ही पड़ेगी, और वो भी रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, यानी हस्तक्षेप ना करने की नीति, मतलब तुम कहीं भी टांग नहीं अड़ाओगे, बीजापुर के सुल्तान को बोला। द बीजापुर सुल्तान अग्रीड नॉट टू एंगेज इन पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्टिविटीज अगेंस्ट अदर डेक्कन स्टेट्स, पर्टिकुलरली गोलकोंडा विदाउट मुगल कंसेंट। यानी कि बीजापुर के सुल्तान ने मुगल सहमति के बिना अन्य दक्कन राज्यों, विशेषकर गोलकोंडा के विरुद्ध राजनीतिक या सैन्य गतिविधियों में शामिल न होने पर सहमति व्यक्त की। यानी कि मुगलों ने बोला कि तुम हमारे जो भी हमारे अधीन आए हुए राज्य हैं तुम्हारे, उनमें तुम बिल्कुल भी, हम उसमें चाहे किसी भी तरीके का पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री एक्टिविटी करें, तुम उसमें टांग नहीं अड़ाओगे, कोई भी इंटरफेरेंस तुम्हारी नहीं होगी, ऐसी पॉलिसी भी उन्होंने उससे साइन करवाई। अब है और में आपसे पूछा या तो आप ये वाला करोगे या आप ये वाला करोगे। डिस्क्राइब द 3 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स एट द लेवल ऑफ परगना अंडर द दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत परगना स्तर के 3 अधिकारियों का वर्णन आपको करना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। So, at the Pargana level under the Delhi Sultanate, the 3 most important officials were Chaudhary, highest local rural magnate responsible for revenue collection, and then Amil, and then Karkoon। ठीक है, 3 तरीके के परगना स्तर पर जो है महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। पहला होता था चौधरी, ठीक है, जो कि भूमि राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च स्थानीय ग्रामीण दिग्गज था। नेक्स्ट होता आमिल, और लास्ट आपका होता था कारकुन, ठीक है, जिसको लेखाकार भी बोलते हैं। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो चौधरी जो था, चौधरी को कंसीडर किया जाता था हेड ऑफ परगना, ठीक है, परगना का हेड जो है वो चौधरी को कंसीडर किया जाता था। परगना का मुखिया इसे माना जाता था, जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द विलेजेस विद इन हिज जुरिसडिक्शन एंड इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। वो किसके लिए जिम्मेदार था? वो था अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर गांवों से भू
राजस्व एकत्र करने। पहले आपको पता है भू राजस्व का मतलब क्या है कि जो भी जिस भी किसान के पास या जिस भी जमींदार के पास भूमि होती थी तो उसको एक तरीके का टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है, राजा को। तो वो भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए और स्थानीय प्रशासन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता था हमारा जो भी चौधरी था परगना लेवल पे। नेक्स्ट है आमिल। आमिल क्या करता था? डायरेक्टली ओवरसो द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एक्टिंग एज द प्राइमरी टैक्स कलेक्टर विद इन द परागना। यानी कि वो परागना में आमिल क्या करता था, वो उसके भीतर प्राथमिक कर संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करते हुए राजस्व संग्रह की प्रत्यक्ष देखरेख करते थे। मतलब एक तरीके से वो डायरेक्टली देखता था कि पहली बात तो टैक्स जो होता था वो जो बाकी भू का टैक्स होता था, भूमि लैंड रेवेन्यू होता था, वो तो कलेक्ट करता था चौधरी, लेकिन आमिल जो था वो बाकी जो छोटे मोटे टैक्स होते थे उसको देखने का काम और उसको मतलब कलेक्टिंग का काम करता था आमिल, ठीक है। नेक्स्ट है करकून। करकून क्या करता है? मेंटेन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स ऑफ द परगना एंड इसेंशियली एक्टिंग एज द अकाउंटेंट। कारकून को एक तरीके से आप अकाउंटेंट भी बोल सकते हो। ये जितने भी वित्तीय अभिलेख होते थे उनके खाते वगैरह तैयार करना, ठीक है, और लेखाकार के रूप में कार्य करने का काम था कारकून का। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। अब आपका आता है 45th क्वेश्चन। डिस्कस एनी 3 मेथड्स द ब्रिटिश यूज्ड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर इन इंडिया। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। भारत में अपने शासन का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 कारकों पर या 3 तरीकों पर हमें चर्चा करनी है। तो 3 तरीके जो ब्रिटिशर्स ने अपनाए। सबसे पहला तरीका उन्होंने क्या किया, हमारे भारत में अपने आप को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या, सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक गठबंधन उन्होंने किया। दिस पॉलिसी अलाउड इंडियन रूलर्स टू स्टे इन पावर बट रिक्वायर्ड देम टू disband their own armies and instead rely on British military protection, often in exchange for paying a tribute to the British. This effectively made them dependent on the British and allowed for easy control over the territories. यानी कि इस नीति के तहत उन्होंने सहायक गठबंधन किया जितने भी हमारे राजा हुआ करते थे उनके साथ, ठीक है, शासकों के साथ। उसने क्या किया, भारतीय शासकों को सत्ता में बने रहने की अनुमति तो मिल गई थी, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी सेनाओं को भंग करना पड़ा। मतलब जितनी भी उनकी आर्मी वगैरह हुआ करती थी ना राजा महाराजाओं की, उनको उस पूरी आर्मी को डिसबैंड करना पड़ा, ठीक है। और ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स कह लो, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि यहाँ पर हमारी आर्मी, क्योंकि अगर राजा महाराजाओं की आर्मी रहेगी तो फिर ये लोग तो इतना कुछ नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए पहले उन्होंने आर्मी खत्म करवाई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी लेकर आए, अपनी सेना लेकर आए। अब अपनी सेना लेकर आए तो ये और मजबूत बन गए, ठीक है। पहली बात, राजा जब हुआ करते थे तो उनकी सेना हुआ करती थी, अब वो ज्यादा बोल नहीं सकते थे, लेकिन अब ब्रिटिशर्स जो हैं अपनी सेना लेकर आए तो अब उनको राजाओं को भी बाकी सब लोगों को उस सेना पर निर्भर रहना पड़ा, जिसके बदले में उन्हें अक्सर अंग्रेजों को कर देना पड़ता था और इसके बदले में उनको टैक्स भी देना पड़ता था। कितना बड़ा खेल इन्होंने खेला ब्रिटिशर्स ने, पहले तुम अपनी सेना खत्म करो, ठीक है, हम तुम्हें अपनी सेना प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन सेना तब प्रोवाइड करवाएंगे जब तुम हमें टैक्स पे करोगे। इससे वे प्रभावी रूप से अंग्रेजों पर निर्भर हो गए और उन्हें अपने क्षेत्रों पर आसान नियंत्रण प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत का सिद्धांत। दिस पॉलिसी स्टेटेड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर, their kingdom would be annexed by the British East India Company. This allowed the British to easily acquire new territories without direct military action in many cases. इसमें क्या हुआ, लैप्स का जो डॉक्ट्राइन था इसमें इन्होंने क्या किया कि इसमें ना अगर कोई भी ऐसा भारतीय शासक है जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी, मतलब उसका कोई बेटा नहीं है, तो उस केस में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका सीधा डायरेक्ट कब्जा उस राज्य पर हो जाता था। और ऐसा बहुत केसेस में उसने हमारे साथ किया। इससे कई मामलों में ब्रिटिश को प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई के बिना आसानी से नए क्षेत्र पर कब्जा करने में मदद मिल जाती थी।
एक क्षेत्र है, ठीक है, उस पे एक जो मतलब एक राजा राज कर रहा है। अब वहाँ का वो राजा ही मर गया और उसका कोई उत्तराधिकारी या उसका कोई बेटा नहीं है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी सीधी नज़र फिर यहाँ पड़ती थी और वो अपनी सेना भेज के इस राज्य को अपने नियंत्रण में कर लेते थे और अपना राज्य जो है, अपना जो प्रशासन या शासन है वो बढ़ा देते थे। नेक्स्ट है मिलिट्री कंक्वेस्ट यानी कि सैन्य विजय। व्हेन डिप्लोमेसी फेल्ड द ब्रिटिश यूज देयर सुपीरियर मिलिट्री पावर टू कंक्वायर एंड एनेक्स टेरिटरीज ऑफन थ्रू डिसिसिव बैटल्स दैट वीकेंड लोकल रूलर्स एंड फोर्स देम टू सबमिट टू ब्रिटिश रूल। जब कूटनीति विफल हो जाती थी तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने अपनी श्रेष्ठ सैन्य शक्ति का प्रयोग क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए और उन्हें अपने अधीन करने के लिए किया। ठीक है, क्या किया उन्होंने, मतलब बहुत सारी फिर लड़ाइयाँ लड़नी उन्होंने स्टार्ट कर दी। लड़ाइयों के माध्यम से जो स्थानीय शासक कमजोर हो जाते थे वो फिर ब्रिटिश शासन के अधीन होने पर मजबूर हो जाते थे। तो ये सारी इन्होंने चीजें करी हमारे देश को अपने एम्पायर में लाने के लिए। नेक्स्ट है डिस्कस एनी 3 रीजंस फॉर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। 1764 के बक्सर युद्ध के किन्हीं 3 कारणों की चर्चा आपको करनी है। सो the Battle of Buxar in 1764 was fought between the British East India Company and a combined force of the Nawabs of Bengal and Awadh along with the Mughal Emperor Shah Alam II. The battle was caused by the number of factors including, देखो 1764 का जो बक्सर का युद्ध है ना वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल और अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया। एक साइड थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक साइड थे बंगाल अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, युद्ध के कई कारण थे जिनमें सबसे पहला कारण माना जाता है ब्रिटिश एक्सपेंशन। अभी पीछे हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ले रहे थे इंडिया में और अपने जो ट्रेड है, अपना जो व्यापार है उसको बढ़ा रहे थे। तो ब्रिटिश विस्तार, अंग्रेज भारत में अधिक भूमि पर कब्जा कर रहे थे और अपना व्यापार बढ़ा रहे थे, जिस कारण भी जो बैटल ऑफ बक्सर है वो लड़ा गया था। नेक्स्ट है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि अनुचित व्यापार प्रथाएं। द ब्रिटिश हैड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस दैट हर्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द मुगल एम्परर एंड द नवाब्स। उन्होंने क्या किया, अनुचित व्यापार प्रथाएं लागू करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, जो जिससे कि मुगल सम्राट और नवाबों के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचने लगा। तो इस वजह से भी बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ फारमैन एंड दस्तक। द ब्रिटिश मिसयूज द फारमैन एंड दस्तक इंस्ट्रूमेंट्स विच अंडरमाइन द पावर ऑफ मीर कासिम यानी कि फरमान और दस्तक का दुरुपयोग करना। अंग्रेजों ने फरमान और दस्तक का दुरुपयोग किया जिससे कि मीर कासिम की शक्ति कमजोर हो गई थी। नेक्स्ट है मिसबिहेवियर ऑफ कंपनी सर्वेंट्स। जो कंपनी के सर्वेंट्स थे ना वो मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, जिससे कि वो क्या करते थे, मिसबिहेवियर में वो जो इंडियन आर्टिसंस होते हैं, पेजेंट्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, उनको टू सेल देयर वेयर्स एट लोअर प्राइजेस यानी कि कंपनी के कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया भारतीय कारीगरों, किसानों और व्यापारियों के साथ कि वो क्या करते थे कि अपना माल तुम कम कीमत पर हमें बेच दो और इसके लिए वो मजबूर किया करते थे। और लास्ट है लूटपाट का रवैया। अंग्रेजों की लूटपाट की मानसिकता थी जो व्यापारिक मानदंडों का उल्लंघन करती थी और नवाब के अधिकार को खतरे में डालती थी। तो ये सारे कारण थे बैटल ऑफ बक्सर होने के। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन एनी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स यानी कि वर्साई संधि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की हमें व्याख्या करनी है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज, सो द आंसर इज हियर, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है ना वो एक पीस आर्गुमेंट था, जो कि एग्रीमेंट था जो कि साइन किया गया था जर्मनी के द्वारा एंड द एलीड नेशंस ऑन जून 28 1919 एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। देखो जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके अंत में 28 जून 1919 को ये वर्साई की संधि हुई थी। किसके बीच में, जर्मनी और मित्र राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित एक शांति समझौता था। इसमें ना जर्मनी, मतलब माना जाता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो जर्मनी ने स्टार्ट की थी और जितने भी उसमें राष्ट्र थे, जो भी
मतलब लड़ाई कर रहे थे उनके अगेंस्ट, तो उन सभी ने बोला कि जर्मनी को है ना इस चीज़ का भुगतान भरना पड़ेगा, क्योंकि इसने जर्मनी ने इतनी बड़ी वॉर स्टार्ट करवाई और ऊपर से इतना बड़ा मतलब लोग जो थे वो घायल हुए, ठीक है, और इतने सारे देश जो हैं बर्बाद हो गए इस वर्ल्ड वॉर के चक्कर में। तो मित्र राष्ट्रों का मतलब है जो भी सारे एलीट नेशंस थे, उन्होंने बोला कि जर्मनी को इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने जर्मनी को पूरा का पूरा ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया, जर्मनी के ऊपर, और एक बहुत बड़ा रिपारेशन जो था, मतलब एक आप कह सकते हो कि भुगतान, एक क्षतिपूर्ति का भुगतान उनको भरने के लिए जर्मनी को बोला गया, ठीक है। तो अब देखो इसके ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के क्या क्या क्रूशियल पॉइंट्स थे। सबसे पहला तो जर्मनी वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट फुल ब्लेम ऑफ द वॉर। जर्मनी को बोला गया कि तुम अपने ऊपर सारा का सारा वॉर गिल्ट जो है ले लो, ठीक है, मतलब जितना भी पूर्ण दोष है, मतलब जितनी भी ये पूरी लड़ाई हुई है वो तुम्हारे कारण हुई है, तो ये तुम अपने ऊपर दोष लो, ठीक है, स्वीकार करने के लिए बोला गया, और मित्र शक्तियों को बड़ी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। और जर्मनी से बोला गया कि तुम्हें एक रिपेरेशन जो है एलीड पावर्स को पे करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल लॉसेस फॉर जर्मनी इंक्लूडिंग द रिटर्न ऑफ एल्सेक लॉरेन टू फ्रांस एंड द लॉस ऑफ ओवरसीज कॉलोनीज। सो द पॉइंट इज कि जर्मनी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नुकसान, जिसमें फ्रांस को अल्सेस लॉरेन की वापसी और विदेश उपनिवेशों का नुकसान शामिल था, तो इस चीज़ का भी उसे भुगतान करना था। नेक्स्ट पॉइंट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस टू प्रमोट international cooperation and prevent future conflicts, all of which contributed to deeply resentful atmosphere in Germany that would later contribute to the rise of नाजी आइडियोलॉजी। यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इन सभी ने जर्मनी में गहरे आक्रोशपूर्ण माहौल को जन्म दिया, जिसने बाद में नाजी विचारधारा के उदय में योगदान दिया। तो इस तरीके से ये समझौता, ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है। एंड यहाँ पर हालांकि सारा ब्लेम जर्मनी पर डाला गया, पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है कि ये वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है, और इसके क्या कारण हो सकते हैं, किसी ने भी ये नहीं सोचा, बल्कि सारा ब्लेम जर्मनी पर डाल दिया। नेक्स्ट है व्हाट वाज ऑपरेशन सी लायन, यानी कि ऑपरेशन सी लायन क्या था, इसकी हमें व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है। सो Operation Sea Lion was Nazi Germany's plan to invade the United Kingdom during World War II. ऑपरेशन सी लायन जो था वो था जर्मनी की एक योजना थी, जिसमें कि वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम पर आक्रमण करने की सोच रहे थे। द इन्वेशन वॉज प्लान टू टेक प्लेस इन सितंबर 1940, यानी कि ये आक्रमण की योजना सितंबर 1940 में बनाई गई थी, बट वॉज पोस्टपोन्ड indefinitely in अक्टूबर 1940, लेकिन ये अक्टूबर 1940 में से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। द इन्वेजन वॉज नेवर कैरीड आउट बिकॉज द जर्मन नेवी वॉज वीकन्ड बाय द इन्वेजन ऑफ नॉर्वे एंड द लुफ्टवाफे was Luftwaffe was defeated at the Battle of Britain। यानी ये आक्रमण कभी हुआ ही नहीं, कभी जर्मनी ये आक्रमण कर ही नहीं पाई, क्योंकि नॉर्वे ने जर्मनी के ऊपर, जर्मन की नौसेना के ऊपर, नेवी के ऊपर आक्रमण किया, जिससे कि नेवी जो है वो कमज़ोर हो गई थी, और लुफ्टवाफे जो है ब्रिटेन की लड़ाई में हार गया था। अब इसके कुछ ऑपरेशन सी लाइन के पॉइंट्स हैं, जैसे प्लानिंग इसकी हुई थी जुलाई 1940 में, ये योजना जुलाई 1940 में विकसित की गई। इसके गोल्स क्या थे, जो हिटलर था वो चाहता था, हिटलर वांटेड टू इन्वेड ब्रिटेन टू प्रिवेंट द ब्रिटिश आर्मी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम इट्स डिफीट इन फ्रांस। इफ सक्सेसफुल द इन्वेजन वुड हैव कंप्लीटेड हिटलर्स डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। यानी कि लक्ष्य था, हिटलर चाहता था कि ब्रिटिश सेना को फ्रांस में अपनी हार से उबरने से रोकने के लिए ब्रिटेन पर आक्रमण करना, ठीक है। यदि आक्रमण सफल होता तो पश्चिमी यूरोप पर हिटलर का प्रभुत्व पूर्ण हो जाता, ठीक है। चलिए, Invasion fleet. The plan including assembling a large invasion fleet of barges, tugs, trawlers and merchant ships at Calais and Rotterdam.
यानी आक्रमण बेड़ा उठाया था। इस योजना में कैलाइस और रोटरडैम में बजरों, टगों, ट्रोलरों और व्यापारी जहाजों का एक बड़ा आक्रमण बेड़ा इकट्ठा शामिल किया था। उसके बाद हवाई श्रेष्ठता, गोरिंग ने वादा किया कि लुफ्टवाफे 4 दिनों में ब्रिटिश हवाई सुरक्षा को नष्ट कर सकता है। So, next question 47. What efforts were made by Mikhail Gorbachev to transform and revitalize the Soviet Union? डिस्कस करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को बदलने और पुनर्जीवित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, चर्चा करनी है। सो मिखाइल गोर्बाचेव ने सबसे पहला द सोवियत सिस्टम लैग बिहाइंड द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो सोवियत व्यवस्था थी ना, मतलब वो तकनीक और बुनियादी ढांचे को अगर हम देखें तो बेसिक जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था उसमें वो काफ़ी पीछे थी, ठीक है। Therefore, in order to keep in pace with the technological revolution of the West, it was felt imperative to introduce reforms. और इसीलिए ये तालमेल बनाए रखने के लिए सुधारों को लागू करना ज़रूरी समझा गया। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो था, इसके बारे में बता देती हूँ। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसको सोवियत यूनियन जो है जब मिला इसको, तो उस टाइम पर सोवियत यूनियन काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप था, लेकिन कुछ कुछ सुधारों की आवश्यकता थी। जैसे मैंने बताया, इसमें तकनीकी और बुनियादी ढांचों का जो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम था वो नहीं था, उसमें काफ़ी पीछे था। तो वो चीज़ जो है मिखाइल गोर्बाचेव लेकर आए। मिखाइल गोर्बाचेव ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशन विद द यूएस। उन्हें लगा कि अमेरिका के साथ संबंध जो है इसके सोवियत यूनियन के वो ज़रूरी है बनाने, और दस डिसाइडेड टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेटाइज द सिस्टम। और इसीलिए उन्होंने सुधार लाने और व्यवस्था को लोकतंत्रीकरण करने के उन्होंने फैसला किया। द सोवियत सिस्टम वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिडिटी, स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एंड ऑथोरिटेरियनिज्म, ठीक है। मतलब सोवियत व्यवस्था की विशेषता कठोरता, सख्त नौकरशाही, नियंत्रण और अधिनायकवादी थी। पीपल डिड नॉट एंजॉय एनी पॉलिटिकल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच। उस टाइम पे लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी सोवियत व्यवस्था में। द सिस्टम दस हैड फेल्ड टू सेटिस्फाई द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। और इसीलिए लोगों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी। Therefore, reforms were considered essential to liberate the rigid administrative system. और इसीलिए ज़रूरी माना गया कि कठोर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मुक्त करने के लिए सुधार करने चाहिए। The system was under the control of one party, that is the Communist Party, which neither tolerated any dissent or opposition nor was responsible and accountable to people. This further created resentment. और ये जो व्यवस्था थी ना, मतलब जो सोवियत यूनियन था वो एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा नियंत्रण में थी। तो इसीलिए कोई असहमति या विरोध को बर्दाश्त ये लोग करते थे और ना ही लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह थे, और इससे भी और नाराजगी पैदा हुई थी। द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 हैड weakened द सोवियत सिस्टम बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। और जो 1979 में जो अफगानिस्तान पर आक्रमण ने सोवियत व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया था, और इसीलिए जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर जो है, उसने काफ़ी हैवी लॉसेस का सामना किया और उस पर काफ़ी एक बड़ा बर्डन भी आ गया था नेशनल इकोनॉमी के तौर पे। और इसीलिए डिसाइड किया गया 1988 में कि अफगानिस्तान पर जो आक्रमण हो रहा है उसको रोक दिया जाएगा। सो दिस वाज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका 48। व्हाट इज द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इम्पॉर्टेंट, मार्क कर लो, हर बार हिस्ट्री के पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों की व्याख्या करनी है, और यहाँ से आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, मैंने अब तक जितने भी हिस्ट्री के पेपर करवाए हैं इसमें ज़रूर आता है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, ये काफ़ी रीजंस की वजह से फेल हुई, ठीक है। तो 1857 का जो विद्रोह था
ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला मतलब एक तरीके से हमने इंडिपेंडेंटली जो पहली लड़ाई की थी ना अंग्रेजों के खिलाफ, वो थी 1857 का विद्रोह। सो इसमें सबसे पहला कारण था लैक ऑफ लीडरशिप का। इसमें ना नेतृत्व का अभाव था। इसको कोई ना मतलब गाइड करने वाला नहीं था इस पूरे रिवॉल्ट को। द रेबल्स लैक्ड अ सेंट्रल लीडर विद बोथ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्किल्स। ऐसा कोई नेता नहीं मिल रहा था जिसके पास राजनीतिक कौशल भी हो और सैन्य ज्ञान भी हो, ठीक है, सेना के बारे में भी उसको पता हो। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नहीं था, लोगों में समन्वय का अभाव था। द रेबल्स वर नॉट वेल कोऑर्डिनेटेड एंड लैक्ड अ प्लान फॉर रेनफोर्समेंट, यानी कि विद्रोहियों में समन्वय ठीक नहीं था और उनके पास सुदृढ़ीकरण की योजना का भी अभाव था। लैक ऑफ यूनिटी नहीं थी लोगों में। अब जब गांधी जी आए तो लोगों में यूनिटी भी लेकर आए, है ना, देखा ना आपने। तो द रेबल लैक्ड अ कॉमन पर्पस एंड वर डिवाइडेड बाय रीजनल, रिलीजियस एंड सोशल डिफरेंस, यानी कि जो एकता होती है ना वो नहीं थी। सब लोग अपने अपने क्षेत्र, धर्म या सामाजिक मतभेदों को आगे लेकर चल रहे थे, जिसकी वजह से वो बटे हुए थे और यूनिटी नहीं आ रही थी। लैक ऑफ सपोर्ट, द रेबल्स डिड नॉट हैव वाइड स्प्रेड सपोर्ट फ्रॉम इंडियन रूलर्स एंड नोबिलिटी, यानी कि समर्थन का अभाव था। ना तो भारतीय शासक और ना ही जो कुलीन वर्ग था, जो आम जनता थी, वो सपोर्ट कर रही थी। लैक ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर मॉडर्न वेपन्स भी नहीं थे, मिलिट्री ट्रेनिंग भी नहीं थी, आधुनिक हथियार और सैन्य प्रशिक्षण का अभाव था। कि लैक ऑफ मास सपोर्ट, यानी कि ये जो रिवॉल्ट था ना, ये जो पूरा विद्रोह था वो स्थानीय था, मतलब एक स्थान पर हो रहा था, पूरे देश में नहीं फैला हुआ था। नेक्स्ट है ब्रिटिश एडवांटेजेस, जैसे कि ब्रिटिश में कई लाभ भी थे उनके पास, जैसे उनके पास सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, रिसोर्सेज थे, ठीक है। वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट, जैसे कि जो रेबल ग्रुप्स के अंदर जो कन्फ्लिक्ट होते थे, बेहतर सैन्य शक्ति और संसाधन जो थे वो ब्रिटिशर्स के पास थे, और वे विद्रोही समूह के भीतर आंतरिक संघर्षों का फायदा उठाने में सक्षम थे। मतलब जैसा हमने यहाँ पे देखा ना, एकता नहीं थी, तो उस चीज का वो लोग फायदा उठा रहे थे। द ब्रिटिश ऑल्सो हैड द एडवांटेज ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ विच अलाउड देम टू कम्युनिकेट एंड प्लान स्ट्रेटजीज क्विकली, और उनके पास ना एक डाक और टेलीग्राफ का भी बहुत बड़ा लाभ था, तो वो एक दूसरे से बहुत जल्दी संवाद कर सकते थे, बात कर सकते थे और रणनीतियां भी बना सकते थे। लेकिन हमारे पास उस टाइम पर इतना डाक और टेलीग्राफ के बारे में हमें नहीं पता था। नेक्स्ट है रूलर्स ऑफ सम स्टेट सपोर्टेड द ब्रिटिश, और कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ के शासकों ने अंग्रेजों का समर्थन किया, धोखाधड़ी हमारे देश के साथ की, जैसे कश्मीर, ग्वालियर एंड हैदराबाद। इन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद की इस पूरे जो भी हमारा ये विद्रोह था उसमें, तो जिसकी वजह से भी ये विफल हुआ। नेक्स्ट है लीडर्स फॉट फॉर लॉस्ट टेरिटरीज, यानी जो नेता थे उन्होंने खोए हुए क्षेत्रों के लिए लड़ाई लड़ी। मोस्ट ऑफ द लीडर्स फॉट टू रीगेन देयर टेरिटरीज रादर देन टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपने क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ सिद्धू एंड कान्हू ब्रदर्स इन संथाल ट्राइबल अपराइजिंग। तो आपको बताना है संथाल आदिवासी विद्रोह था, उसमें सिद्धू और कान्हू भाइयों की क्या भूमिका थी, इस पर आपको चर्चा करनी है। तो सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू जो थे वो दो ब्रदर्स थे संथाल ट्राइब के। इन्होंने काफी पाइवटल रोल निभाया था एज अ की लीडर्स इन द संथाल अपराइजिंग ऑफ 1855। ये दोनों जो थे ना, इन्होंने संथाल विद्रोह जो 1855 में हुआ उनमें एक प्रमुख नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मोबिलाइजिंग थाउजेंड्स ऑफ संथाल्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यू टू rampant exploitation by landlords and moneylenders, effectively initiating a rebellion against the oppressive colonial rule and the corrupt zamindari system prevalent in the region। यानी इन्होंने क्या किया ना, जमींदार और जो साहूकार थे वो बड़े पैमाने पर जो बहुत सारे संथाल थे उनका शोषण कर रहे थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए ये जो थे सिद्धू और कान्हू मुर्मू, ये दो भाई ये लोग संगठित हुए, ठीक है। प्रभावी रूप से दमनकारी औपनिवेशिक शासन और क्षेत्रों में प्रचलित भ्रष्ट जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत इन्होंने की थी। जो जमींदारी सिस्टम था, जो भ्रष्ट जमींदारी हो रही थी, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। देयर लीडरशिप एंड एबिलिटी टू यूनाइट द संथाल कम्युनिटी वेयर क्रूशियल टू द अपराइजिंग which saw them declare a parallel government and capture significant territory before being ultimately suppressed by ब्रिटिश फोर्सेस। यानी उनका
नेतृत्व और संथाल समुदायों को एकजुट करने की क्षमता विद्रोह के लिए महत्वपूर्ण थी, जिसके कारण उन्होंने एक समानांतर सरकार की घोषणा की और अंततः ब्रिटिश सेनाओं द्वारा दबा दिए जाने से पहले महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा उन्होंने कर लिया था। ठीक है, मतलब इन्होंने बहुत क्रूशियल रोल निभाया था। एक तो इन्होंने जमींदारी सिस्टम वगैरह को भी रोका, ठीक है। उसके अलावा जो भी लोग शोषण कर रहे थे उनके साथ मिलके, जो आपके ये थे ना ब्रिटिशर्स, उनके साथ मिलके जो भी लोग शोषण कर रहे थे उनके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई थी। तो उन्होंने व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फॉर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एक्सप्लेन। 5 नंबर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1757 के प्लासी युद्ध के कारण क्या थे, व्याख्या करनी है हमें इसके बारे में। So, the Battle of Plassey in 1757 was fought between the British East India Company and the Nawab of Bengal Sirajud-Dowla for a number of reasons, including जैसे कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, इसमें कई कारण शामिल थे। पहला था ट्रेड प्रिविलेजेस, यानी कि व्यापार विशेषाधिकार। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिसयूज द ट्रेड प्रिविलेजेस गिवन टू देम बाय द नवाब। नवाब ने ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कई सारे व्यापारिक विशेषाधिकार दिए गए थे, लेकिन उसका वो दुरुपयोग कर रहे थे, जिस कारण से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नवाब ने ये बैटल ऑफ प्लासी किया था। द कंपनी ऑल्सो फेल टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन प्राइवेट ट्रेड, और कंपनी ने निजी व्यापार पर कर और शुल्क भुगतान करने में भी वो लोग विफल रहे, जिसकी वजह से भी ये लड़ाई हुई थी। एक्सपेंशन, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू एक्सपेंड इट्स ट्रेडिंग राइट्स एंड इन्फ्लुएंस इन बंगाल। तो जो विस्तार मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी ना, वो चाहती थी कि कंपनी बंगाल में अपने व्यापारिक अधिकार को और अपने प्रभाव का विस्तार कर सके। नेक्स्ट है फोर्टिफिकेशन, द ब्रिटिश फोर्टिफाइड कलकत्ता विदाउट द नवाब्स परमिशन, यानी सुदृढ़ीकरण। अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ते की किलेबंदी कर दी थी। नेक्स्ट है अलायंस, द ब्रिटिश allied with मीर जाफर who promised the support to support them in exchange for becoming the new नवाब। अब अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ एक गठबंधन भी कर लिया था, जिसमें कि अंग्रेजों ने जो मीर जाफर था उससे प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें नया नवाब बना देंगे, बदले में तुम हमारा समर्थन करो। नेक्स्ट है ब्लैक होल इंसिडेंट, जो इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इन अ डंजियन एस्केलेटेड टेंशंस। तो ब्लैक होल घटना में क्या हुआ, ब्रिटिश सैनिकों को कालकोठरी में कैद कर दिया गया और मृत्यु से उनके बीच में जो नवाब हैं उनके बीच में तनाव बढ़ा और उससे लड़ाई हुई। डिसरिगार्ड फॉर अथॉरिटी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसरिगार्डेड द नवाब्स अथॉरिटी, अधिकार के प्रति उपेक्षा, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के अधिकार की अवहेलना की, जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई। नेक्स्ट अटेम्प्ट्स टू ड्राइव द ब्रिटिश आउट, तो नवाब ने जो क्या करना चाहा कि ब्रिटिशर्स को बंगाल के बाहर फेंकना चाहा, ठीक है, बाहर निकालने का प्रयास किया और बाहर खदेड़ना चाहा, लेकिन उसकी वजह से टेंशन्स बढ़ी और ये जो है बैटल ऑफ प्लासी हुई। और इसी का आपका और का दिया हुआ है, एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ वुड्स डिस्पैच, यानी वुड डिस्पैच जो है उसकी विशेषताओं की आपको व्याख्या करनी है। सो जब वुड डिस्पैच ऑफ 1854 also known as the dispatch on Indian education outlined several recommendations for education policy in India। 1854 का जो वुड्स डिस्पैच है, इसे भारतीय शिक्षा पर डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। इसने भारतीय शिक्षा नीति के लिए कई सिफारिशें की। पहली है एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसने एक नया शिक्षा विभाग जो है जो कि स्कूल्स और एडवांस एजुकेशन सिस्टम को एडवांस बनाए, ऐसा एक एजुकेशन डिपार्टमेंट खड़ा किया। ठीक है, वुड्स डिस्पैच ने स्कूलों के प्रबंधन और शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट है स्कूल्स, ओपन एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इसमें क्या हुआ कि हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खुले। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटीज, इसमें जो है मतलब मेजर सिटीज जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, जो हमने अभी पीछे वीडियो की थी ना उसमें भी ये आया था आपका रिक्त स्थान में क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो उन्होंने क्या किया, मतलब जो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे जो प्रमुख शहर है उनमें विश्वविद्यालय स्थापित करने की एक जो है
एक तरीके से, जिसमें लंदन विश्वविद्यालय को मॉडल का आधार माना जाएगा। नेक्स्ट है ग्रांट्स, इसमें काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल जो थे, निजी स्कूलों को सहायता देने के लिए अनुदान प्रदान करना भी आता है। टीचर्स, प्रमोट टीचर ट्रेनिंग एट ऑल लेवल एंड स्टेबलाइज टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि सभी स्तरों पर शिक्षक जो हैं उनको ट्रेनिंग्स दी जाएं, ठीक है। और इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की भी नए नए जो टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो खोले जाए। एजुकेशन मीडियम, इसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज जो थी वो प्राइमरी लेवल पे और इंग्लिश जो थी वो हायर लेवल्स पे स्टार्ट की जाए, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर तो स्थानीय भाषा होगी और उच्च स्तर पर अंग्रेजी भाषा होगी। सेक्युलर एजुकेशन, मतलब जो सेक्युलर एजुकेशन है, जो रिलीजियस वगैरह चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो धार्मिक शिक्षा भी अलग से रखी जाए। वुमेन्स एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाए, मतलब सभी लेवल्स पर महिलाओं को भी शिक्षा का बढ़ावा हो। नेक्स्ट है नेटिव लिटरेचर, यानी कि स्थानीय साहित्यों को संरक्षित और विकसित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन हो, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें आता है आपका ऑप्शनल मॉड्यूल 6A और 6B, जिसमें हम दोनों करेंगे, लेकिन आपको पेपर में कोई एक करना है। तो पहला मॉड्यूल है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। सो 50 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 5 नंबर का। व्हाट वर द इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नेटिव प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि, अच्छा हिंदी तो पढ़ी नहीं ना ब्रिटिश और देसी रजवाड़ों के बीच सहायक संधि की महत्वपूर्ण शर्तें क्या थी। तो ब्रिटिशर्स जो थे और उन देसी रजवाड़े थे उनके बीच में एक सहायक संधि हुई थी, तो उसकी नींव क्या थी, ठीक है। तो कुछ शर्तें जो थी, जो सब्सिडरी अलायंस हुआ था, एक ट्रीटी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन स्टेट्स के बीच में, इनकी कुछ शर्तें थी। पहली थी प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा, ब्रिटिश भारतीय राज्यों को विदेशी हमलों और आंतरिक विद्रोह से बचाएंगे, हालांकि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट है ब्रिटिश ट्रूप्स, जो ब्रिटिश सैनिक हैं, मतलब भारतीय शासक अपनी राजधानी में ब्रिटिश सेना तैनात करेंगे और उसके रखरखाव का खर्च जो है वहन करेंगे। मतलब ये एक उन्होंने अलायंस किया कि जो इंडियन रूलर्स हैं वो क्या करेंगे, ब्रिटिश आर्मी जो थी वो कैपिटल में, मतलब जो भी उनकी कैपिटल है उनमें ब्रिटिश आर्मी तैनात रहेगी और फिर हम उनके लिए पे करेंगे। नेक्स्ट है ब्रिटिश रेजिडेंट, द इंडियन रूलर वुड हैव अ ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड अ रेजिडेंट स्टेशन्ड इन देयर कैपिटल, द रेजिडेंट वुड ओवरसी ऑल नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन विद अदर स्टेट्स, यानी ब्रिटिश निवासी भारतीय शासक अपनी एक राजधानी में ब्रिटिश अधिकारी, जिसको रेजिडेंट कहा जाएगा, उसे तैनात रखेंगे और वो सारी चीज़ें, मतलब जितने भी वार्ता और संचार है उनकी देखरेख करेगा। नो अदर यूरोपियन एम्प्लॉयज़, यानी कि इंडियन रूलर जो था कोई भी यूरोपियंस जो अपनी सर्विस में नहीं लगा सकता था बिना जो ब्रिटिश हैं उनकी अनुमति के। नो अदर अलायंस, यानी कि कोई भी अलायंस नहीं करेगा कोई भी फॉरेन पावर के साथ ब्रिटिश अप्रूवल के बिना, ठीक है। कोई भी भारतीय शासक जो भी उसमें अलायंस में है वो ब्रिटिश के स्वीकृति के बिना कोई भी अन्य विदेशी व्यक्ति के साथ गठबंधन नहीं कर सकता। नो स्टैंडिंग आर्मी, यानी इंडियन रूलर्स कुड नॉट मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी, हमने पहले ही देख लिया ना कि उनसे पहले तो आर्मी हटवाई कि भाई तुम पहले अपनी आर्मी हटाओ, हम तुम्हें आर्मी प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले तुम हमें टैक्स पे करना, ठीक है। तो वो स्टैंडिंग आर्मी नहीं लगा सकते थे। इसी में और में दिया हुआ है व्हाट चेंजेस द ब्रिटिश ब्रॉट इन इंडियन स्कूल इंस्टीट्यूशन टू वेस्टर्नाइज इंडिया बिटवीन 1820 टू 1850, यानी 1820 और 1850 के बीच में भारत का पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन करने के लिए ब्रिटिश ने जो है भारतीय सामाजिक संस्थानों में क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या परिवर्तन किए। उन्होंने कई बदलाव किए। सबसे पहला अबोलाइशिंग स्लेवरी, यानी कि गुलामी का उन्मूलन करना। उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने जितने भी डकैत वगैरह थे, ठीक है, और राजमार्गों से डकैत धार्मिक गुंडों का उन्होंने सफाया कर दिया था और गुलामी जो थी उसको ख़त्म कर दिया था। इम्प्रूविंग वुमेन्स राइट्स, यानी कि महिलाओं के अधिकारों में सुधार वो लेकर आए थे। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लीगल मेजर्स टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इंक्लूडिंग वुमेन सफ्रेज, यानी कि महिलाएं जो जिस तरीके की उनकी स्थिति थी उसको सुधारने के लिए उन्होंने कई तरीके के कानूनी उपाय सुझाए, ठीक है। और इसके अलावा उनको
महिलाओं को मताधिकार का भी अधिकार दिया। नेक्स्ट है एंडिंग इरेशनल सोशल नॉर्म्स, यानी कि अंतार्किक जो सामाजिक मानदंड थे उनको खत्म करना। द ब्रिटिश रिवोक्ड इरेशनल सोशल नॉर्म्स सच एज चाइल्ड मैरिज, सती एंड इन्फेंटिसाइड, यानी सती प्रथा, बाल विवाह और शिशु हत्या, ऐसे जो बिल्कुल जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, वैसे सामाजिक मानदंडों को रद्द किया था। इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश, उसके अलावा उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इंडियन सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया। कमर्शलाइजिंग एग्रीकल्चर, उन्होंने क्या किया, कमर्शलाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर का। पहले जो भारत में कृषि होती थी वो सिर्फ और सिर्फ मतलब किसान अपना पेट भरने के लिए किया करते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया कि खेती को उन्होंने एक तरीके से, किस तरीके से आप व्यापार कर सकते हो खेती से, कैसे आप पैसा कमा सकते हो, वो चीज भारतीयों को सिखाई थी। नेक्स्ट है ट्रांजिशनिंग टू मॉनेटरी सिस्टम, यानी वो लोग हमारे यहाँ से बार्टर सिस्टम को हटाया और मॉनेटरी सिस्टम को वो लोग लेकर आए। वस्तु विनिमय प्रणाली से हम मौद्रिक प्रणाली में परिवर्तित हुए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब देखो वस्तु विनिमय प्रणाली, अब बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक चीज के बदले तुम दूसरी चीज ले सकते हो, ठीक है, वो होती है, वहां पर पैसे नहीं होते थे पहले, और एक चीज के बदले तुम दूसरी चीज ले सकते हो। नेक्स्ट है ऑप्शन मॉड्यूल 6B, आप या तो ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला। तो हाउ डज द इंडियन टेक्सटाइल रिफ्लेक्ट कल्चर, भारतीय वस्त्र कैसे हम संस्कृति को दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं। देखो, इंडियन टेक्सटाइल रिफ्लेक्ट इंडियन कल्चर इन मैनी वेज। सबसे पहला सिंबलिज्म, प्रतीक दिखाते हैं, ये डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट पैटर्न होते हैं, तो ये हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दिखाते हैं। जैसे वाइट जो है वो प्योरिटी का होता है प्रतीक, ठीक है, मॉर्निंग का होता है, या फिर रेड जो है फर्टिलिटी और मैरिज का होता है ना, प्रतीक है ना, मतलब जैसे हमारे जीवन के अलग अलग पहलू जो हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है, शोक का प्रतीक है, कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सफेद रंग पहना जाता है। लाल रंग प्रजनन का प्रतीक है और विवाह का प्रतीक है, तो किसी की मैरिज होती है तो रेड कलर पहना जाता है। रीजनल आइडेंटिटी भी हमें पता चलती है, स्पेसिफिक रीजन या कम्युनिटी का पता चलता है, जैसे कांजीवरम साड़ीज जो हैं वो साउथ इंडिया में पहनी जाती हैं। तो अलग अलग जो अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों से जुड़े हैं, किस तरीके से जुड़े हैं, तो वो हमें भारतीय वस्त्र बताते हैं, है ना। भारतीय वस्त्र देखकर आपको क्या पता चलता है, ये आपको इसमें बेसिकली बताना है। रिलीजियस और फेस्टिव ओकेजन पे हमें पता चलते हैं, जैसे लग्जूरियस फैब्रिक से बने हुए क्लोथ हैं, सिल्क वाले, ब्रोकेड वाले, ये कुछ रिलीजियस और फेस्टिव ओकेजन्स पर, कुछ उत्सवों या त्योहारों पर भी रेशम के या ब्रोकेड के कपड़े, शानदार कपड़े पहने जाते हैं। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप के बारे में पता चलता है, जैसे कि हैंडलूम वीविंग, एम्ब्रॉयडरी, ब्लॉक प्रिंटिंग, इस तरीके के जो टेक्सटाइल से क्रिएट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें हथकरघा, बुनाई, कढ़ाई, ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में हमें पता चलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया की, वो बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है इन कंट्री की इकोनॉमी में। भारतीय वस्त्र उद्योग अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है। नेचर, टेक्सटाइल्स आर ऑफन इंस्पायर्ड बाय नेचर सच एज बर्ड्स एंड एनिमल्स। देखते हो ना, कई बार जो हमारे कपड़े होते हैं, लहंगे वगैरह बनते हैं, उसमें हमारे पास मोर वाले डिजाइन ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, तो वो हमें एक नेचर की याद दिलाता है, ठीक है, तो वो हम प्रकृति से भी प्रेरित है। डाइवर्स कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इंडिया को शेप देते हैं ओवर द सेंचुरीज, है ना। भारतीय कपड़े अलग से ही दिख जाते हैं कि ये भारत के हो सकते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक व्यापार, भारतीय वस्त्र और डिजाइन सदियों से दुनिया भर में निर्यात किए जा रहे हैं, और ये हमारे जो भारतीय व्यापार है उसको वैश्विक स्तर पर ले जाने में भी मदद करते हैं, ठीक है। अब इसी में और में है, हाउ डज द इंडियन फूड हैबिट रिफ्लेक्ट कल्चर, यानी कि भारतीय खान पान की आदतें कैसे संस्कृति को दिखाती हैं। वो थे कपड़ों के बारे में, अब है हमारे फूड के बारे में। तो फूड हैबिट्स कैसे दिखाती है, रिलीजन को दिखाती हैं। जैसे कि कई इंडिया के पास बहुत सारे रिलीजन है, हिंदुइज्म, इस्लाम, ठीक है, ये हमारे क्विजीन पे भी इफेक्ट डालते हैं। जैसे हिंदू जो है वो बीफ खाना मना करते हैं, मतलब, और मुस्लिम जो है वो पोर्क खाना मना करते हैं। तो भारत के कई धर्म है, जैसे हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, यहाँ के भोजन को भी प्रभावित करते हैं धर्म। जैसे हिंदू जो है गौमांस से परहेज करते हैं, गाय के मांस से, और मुस्लिम जो है वो सुअर का मांस खाने से परहेज करते हैं। एथनिसिटी, यानी कि इंडियाज मैनी एथेंटिसिटी ईच हैव देयर ओन यूनिक क्यूजीन। फॉर एग्जांपल बंगाली क्यूजीन इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ फिश एंड सी फूड, वाइल पंजाबी क्यूजीन फॉर इट्स यूज ऑफ मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, है ना। जातीयता भी दिखाता है, जैसे कि हमारे जो बंगाली भोजन है, बंगाली भोजन में हमें ज़्यादातर मछली और समुद्री भोजन मिलेगा, पंजाबी में हमें ज़्यादातर मांस और डेयरी उत्पाद देखने को मिलेंगे, हरियाणा के साइड भी हमें यही देखने को मिलता है। रीजन का भी पता चलता है, रीजन्स हैव डिफरेंट जो क्लाइमेट है, लैंग्वेज है, डायलेक्ट
डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब अलग अलग, जैसे हमें पता है केरल में ज़्यादातर, केरल के साइड में या जो मतलब आपका साउथ साइड है वहाँ पर ज़्यादातर किस तरीके का भोजन मिलता है, पुट्टू, परोठा, ठीक है, या बीफ करी, ये सब हमें देखने को मिलता है जो कि कोकोनट ऑयल के साथ कुक किया जाता है। लेकिन कोकोनट ऑयल हमारे यहाँ पे ऊपर जो नॉर्थ है यहाँ पर प्रेफर नहीं किया जाता है, यहाँ पर सरसों का तेल या फिर आप जो ये रिफाइंड ऑयल है ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के भोजन जलवायु, भाषा और बोलियों को देखकर भी तैयार किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स भी दिखाता है, तो हमें दिखाता है किस तरीके से इन्वेशन, ट्रेड रिलेशन, हमारे कॉलोनियलिज्म ने हमारे लिए नए नए फूड इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि पोटैटो, टमाटो, चिली, पीनट्स, गुआवा, ये जो थे स्टेपल्स थे काफ़ी रीजन में। कोलंबियन डिस्कवरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड, यानी आक्रमण जो हुए ना उसने भी हमें नई नई खाद्य पदार्थ दिए, जैसे आलू, टमाटर, मिर्च, मूंगफली और अमरूद। ये कोलंबियाई लोगों द्वारा दुनिया की खोज के बाद कई क्षेत्रों में मुख्य खाद्यान्न बन गए, यानी कि ये कोलंबिया ने सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद लोगों में पूरे विश्व में ये फैल गए। आइडेंटिटी, फूड जो है ये आइडेंटिटी मार्कर भी होते हैं, कास्ट का, क्लास का, फैमिली, किनशिप का, ट्राइब एफिलिएशन का, लीनिएज का, ठीक है, रिलीजियसिटी का, एथनिसिटी का, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब कौन सी जाति का है, वर्ग, परिवार, रिश्तेदारी क्या है, और जनजाति संबंधता, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से देखने को मिलती हैं, ये सब हमें फूड से देखने को आराम से मिल जाता है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका 51st क्वेश्चन, 51 नंबर का क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखो कुछ फॉलोइंग प्लेसेस दिए हैं, लोकेशन दिए हैं, जिसको आपको इंडियन मैप पे दिखाना है, जैसे तक्षशिला, सांची, मगध, मथुरा और उज्जैनी। ये 5 हमें दिए गए हैं और हमें इंडियन मैप पे दिखाने हैं, तो पहले मैं आपको इसका आंसर दिखा दूंगी, ठीक है। अब देखो इसमें ही एक और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको भी हम देखेंगे। हालांकि ये आपको पेपर में नहीं करने हैं क्योंकि ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो बच्चे देख नहीं पाते, ठीक है। पर फिर भी ये क्वेश्चन थोड़े मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मुझे आपको बताना चाहिए। पहले हम मैप वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैप वाला क्वेश्चन आपका ये रहा। सबसे पहले आपका तक्षशिला देख लो। तक्षशिला जो है वो आपका यहाँ पर पड़ता है, जो आपका पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ पर आपका पड़ता है तक्षशिला, ये जगह है। और मथुरा आपको पड़ती है जस्ट, ये आपका दिल्ली है, ठीक है, उसके जस्ट ये वाली लाइन पे आपकी मथुरा पड़ती है। और फिर उसके बाद आपका मगध आ जाता है। तो ये पूरा ही एरिया जो है ना ये मगध का एरिया है, ठीक है, ये बात याद रखना, ये पूरा ही एरिया मगध का एरिया है। बट यहाँ पर एक पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो ये वाला एरिया मगध का होता है। फिर आपका उज्जैनी एरिया ये वाला है, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही उज्जैनी और सांची दोनों पड़ते हैं। उज्जैन और सांची दोनों ही मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर ये वाला एरिया है उज्जैन का और ये एरिया है सांची का। ये हो गया आपका पूरा मैप। तो ये इसको आप कर लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर मतलब मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये है हमारा, ये मैंने जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए बोला है, ये मैं आपको इनके आंसर बता देती हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड मैरिड टू हिज डॉटर टू विच डायनेस्टी, यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजवंश में किया था। तो इसका आंसर देख लो एक तो पहले। तो चंद्रगुप्त जो है उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था, उनकी जो मतलब उनकी पहले तो डॉटर का नाम 51 का ए है ये, उनकी डॉटर का नाम क्या है, उनकी डॉटर का नाम था प्रभावती, ठीक है, प्रभावती, ये याद रखना। उसके बाद उसकी शादी किससे हुई है, उसकी शादी हुई है रुद्रसेना से, रुद्रसेना सेकंड से। और ये कौन सी डायनेस्टी का है, ये है आपका वाकाटाका डायनेस्टी या वाकाटक साम्राज्य का है, ठीक है, ये बातें याद रखना। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री जो था वो भारत का दौरा करने के लिए आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फाहियान, ठीक है,
फाहियान जो था वो चीनी यात्री था जो भारत का दौरा करने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड के उसमें आया था। नेक्स्ट है नेम द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड प्ले राइट हु एडॉर्न्ड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। उस महान संस्कृत कवि और नाटककार का नाम बताना है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित था। तो इसका आंसर है आपका बहुत आसान, कालिदास। ठीक है, जिसने जो है एक आप कह सकते हो संस्कृत प्ले लिखा था। संस्कृत प्ले ये कई बार मतलब पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने एक संस्कृत प्ले लिखा था जिसका नाम, और ये प्ले किसके ऊपर है? ये प्ले है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, जिसका नाम था देवी चंद्र गुप्ता, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, ये बात याद रखना। अब अगला डी क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ग्रुप ऑफ फैमिली डिड तोरामना या तोरामन बिलोंग टू? ठीक है, तोरामन किस राजवंश से संबंधित है? तो तोरामन जो है ना, ये हमारे हैं हुनो। ठीक है, हिंदी में अगर मैं लिखूं तो अलचन हुन, हुन जो है, हुन से ये संबंधित है। ठीक है, और ई और लास्ट क्वेश्चन, नेम द गुप्ता प्रिंस हु वाज एबल टू रिपल्स द फर्स्ट रेड्स ऑफ द हुनास। यानी हुनों के प्रथम आक्रमण को विफल करने वाले गुप्त राजवंश के राजकुमार का नाम आपको लिखना है। तो ऐसा कौन सा राजकुमार था जिसने कि हुनों का आक्रमण रोका था? तो वो था स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा 51 का पूरा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अब देखो, ये आपका यहाँ पर पेपर तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स बताऊंगी। तो इंपॉर्टेंट मैप्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत जरूरी हैं और आपको मतलब देखने भी चाहिए, तो वो मैप्स एक बार हम देख लेते हैं। अच्छा, इसका पीडीएफ जो है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टीएच क्लासेस। ठीक है, टीएच क्लासेस पर इसका पीडीएफ पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहला आपका मैप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपका मैप है अबाउट द बौद्ध, जो बुद्ध भगवान के द्वारा जो भी उनकी साइट्स, मेजर साइट्स थी, उसका मैप है ये। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट साइट एक तो है यहाँ पर महाबोधि और बोध गया, ये याद रखना, ये यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल आप पहले ध्यान से देखो, अजंता केव, एलोरा केव, बुद्धिस्ट केव्स, जुन्नार केव, ये केव भी पूछी जाती हैं। जूनागढ़ का आपको पता होना चाहिए, जूनागढ़ यहाँ है। ठीक है, और वाडनगर का पता होना चाहिए, जो भी गुजरात में है ये पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए लुम्बिनी, लुम्बिनी भी इम्पोर्टेंट है। और नालंदा कहाँ पड़ता है? ठीक है, और बराबर केव्स कहाँ पर हैं? ये तो ये सारी, कौशंबी, कौशंबी बहुत जरूरी है। मुझे बताओ कमेंट में कौशंबी में क्या हुआ था। नेक्स्ट है वाराणसी और मथुरा, मथुरा मैंने आपको बताया ना इधर, तो यहाँ पर एक्चुअली मथुरा यहाँ नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक तो ये मैप आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ये वाला मैप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। इसमें देखो क्या है, इसमें बेसिकली ना मतलब जो जो भी हड़प्पन साइट्स, हड़प्पन तो नहीं, जो भी आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी, नहीं सॉरी इंडस वैली की नहीं, ये तो आपकी वो है ना, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बेसिकली जो है मतलब जो भी आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं, जैसे आपकी जो, जैसे ये पानीपत की लड़ाई जो है उससे रिलेटेड पूछ लिया तो पानीपत यहाँ है, मेरठ जो है यहाँ है, यहाँ है दिल्ली, यहाँ है आगरा, यहाँ है। ठीक है, दांडी, दांडी के बारे में भी कई बार आता है, दांडी के बारे में बताओ कहाँ पर पड़ता है। तक्षशिला मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है। पाटलिपुत्र के बारे में पूछा जाता है, कलकत्ता के बारे में। तो ये इम्पॉर्टेंट मैप है। ये भी हम्पी, हम्पी भी बहुत ज़रूरी है। कांची यहाँ पर, पौंडीचेरी, और इसके अलावा ये है हालबेडु जो है, बीजापुरा, बीजापुरा भी बहुत ज़रूरी है, और देवगिरी, देवगिरी भी इम्पोर्टेंट है। तो और ये जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी।
आगे बढ़े, नेक्स्ट मैप देख लें। ये आपका एंशिएंट इंडिया का मैप है, ये आपका एंशिएंट इंडिया का मैप आपको याद रखना है, जिसमें से हमने अभी अभी क्या देखा, मथुरा देखा है और तक्षशिला देखा था अभी अभी, और माहिष्मती नहीं सॉरी उज्जैनी देखा, यहीं पर आपका सांची भी पड़ता है, पाटलिपुत्र, वैशाली, अयोध्या और कपिलवस्तु, ये सारे ना आपके एंशिएंट टाइम के जो भारत के मेजर आप राज्य कह सकते हैं, वो सारे राज्य यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अमरावती भी है इसमें। और ये आपका है लास्ट मैप, इसमें जो है आपका बताया गया है वही आपका जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कौसाम्बी की तरह ये, और उसका और पुराना मैप का एक आप कह सकते हो पार्ट है, जिसमें गिरनार, सोपारा, ठीक है, जोगाड़ा, धौली धौली बहुत इम्पोर्टेंट है, गोजारा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मैप है आपका। सो दिस वॉज ऑल, ये थी आपकी पूरी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें टीएच क्लासेस को। और कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज ओपन है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, फीडबैक देकर ज़रूर बताना, और अगर वीडियो में छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना। और यस, सो दिस वाज ऑल योर वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पर लानी है, किस सब्जेक्ट के बारे में लानी है, तो वो भी आप कमेंट में खुलेआम बता सकते हैं। और दैट्स इट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप टीएच क्लासेस पर, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।